नमस्कार। आज आपकी क्लास में नई यूनिट के साथ एक नया चैप्टर लेकर मैं उपस्थित हूं और आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका एवं कार्य, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं इसके पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूंगा। इस सेम में यह मेरा पहला व्याख्यान है आपकी कक्षा में। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भारल और मैं कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। चलिए आइए परिचय के बाद अपनी बात प्रारंभ करते हैं। हम रिजर्व बैंक की स्थापना या भूमिका के पहले ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि हम वाणिज्य के विद्यार्थी हैं और किसी भी उत्पाद के अंदर जो उसके 5 तत्व हैं उनका अपना इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इसमें जो वित्त जिसे हम बोलते हैं पूंजी, उसका महत्व दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। यदि वित्त किसी व्यवसायी के पास पर्याप्त मात्रा में है तो इसके माध्यम से वो दूसरे जो साधन है उनको क्या कर सकता है, सुविधा के साथ संग्रहित और एकत्रित कर सकता है। आज चूंकि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुद्रा बाजार एक है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। पहले इनको डिफाइन करने के बाद फिर मैं अपनी बात आगे प्रारंभ करूंगा कि जब किसी कंपनी या व्यवसायी को अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है तो वो मुद्रा बाजार को अप्रोच करता है, और जब व्यवसाय में दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः स्थायी संपत्तियों के अंदर प्रयोग में आता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर है, फिटिंग, इनके लिए क्या रहता है, दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है और वो प्राप्त होता है उन्हें कैपिटल मार्केट के माध्यम से, थ्रू सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के माध्यम से। यहां हम बात कर रहे हैं मुद्रा बाजार, जिसमें व्यवसायी के साथ साथ उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से ऋण व्यवसायी साख लेता है। उस संदर्भ में देश के केंद्रीय बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम ये कैसा कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार के अंदर रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है और उसके क्या कार्य हैं, इन सब बातों पर विचार विमर्श करने के लिए ये व्याख्यान है। अब मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसका कितना पुराना इतिहास है। आप देखेंगे 1913 वर्ष 1913 में चैम्बरिन आयोग के सदस्य प्रोफेसर कीन्स ने, और उसके बाद वर्ष 1927 में 1927 में हिल्टन आयोग ने देश के अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना पर अनुशंसा की कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, उसके विस्तार और मुद्रा बाजार को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का काम करे। इसके बाद 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी इस बात की प्रबल अपनी अनुशंसा की कि देश में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होना चाहिए। इन सारे मिले जुले प्रयासों के पश्चात सरकार ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। तो इसका जो इतिहास है वो क्या है, बहुत पुराना है।
आपको देखना होगा वर्तमान व्यवस्था और 1935 और उसके पहले की बात कि क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई और वर्तमान में रिजर्व बैंक किस प्रकार से अपने कार्यों को कर रहा है और अपने रोल को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार से निभा रहा है। इन्हीं बातों के ऊपर हम यहां पर हैं। तो ये मैंने आपको बताया इसकी स्थापना के संबंध में जानकारी। अब हम ये देखते हैं कि 1913 से 1913 से ये जो सारी बातें चल रही थी और 1935 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो इसके पीछे ऐसे कौन कौन से कारण थे या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो उसमें से जो प्रमुख कारण या उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। बैंकिंग का सुव्यवस्थित एवं संतुलित विकास। उस समय आप देखें जब इसकी स्थापना हुई या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाने की आवश्यकता अनुभव की गई, तब हमारे देश में संतुलित विकास नहीं था, केवल बड़े नगरों तक ही बैंकिंग व्यवसाय फैला हुआ था। एक तो ये उसका कारण था या उद्देश्य था कि पूरे देश में होना चाहिए। दूसरा है मुद्रा एवं साख सुविधाओं का उचित प्रबंध। व्यवसायियों को, व्यक्तियों को अपने अल्पकालीन ऋण, अपनी जरूरतों के हिसाब से ऋण, उनको साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसके लिए महसूस किया गया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो इन सब बातों का उचित प्रबंध करे। संगठित मुद्रा बाजार का निर्माण। उस वक्त जब इसकी स्थापना अनुभव की गई, उस वक्त आप ये देखें कि जो मुद्रा बाजार था वो देसी साहूकारों के हाथों में ज्यादा था। किसान को या अन्य पक्षकार को कोई ऋण चाहिए होता, ऋण की आवश्यकता थी, तो या तो बैंक की शाखाएं थी नहीं, अगर थी तो उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो तत्कालीन समाज के हिसाब से वो क्या अपूर्ण थी। तो ज्यादातर जो व्यक्ति या व्यापारी आश्रित थे वो किसके ऊपर थे? असंगठित, जिसमें देसी बैंकर या साहूकार या महाजन जैसे पक्षकार उसमें आते थे। तो इनका वर्चस्व कम करने के लिए संगठित मुद्रा बाजार का निर्माण हो, इस बात को ध्यान में रखकर के इसकी स्थापना की गई। विदेशी व्यापार की समस्याओं का निराकरण। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, जिनकी भाषा अलग, जिनकी संस्कृति अलग, जिनकी मुद्रा अलग, तो स्वाभाविक रूप से कुछ समस्याएं आती हैं। तो उसकी मौद्रिक समस्याओं का सरलता पूर्वक और मान्य नियमों के हिसाब से निराकरण हो सके, इसलिए भी देश में केंद्रीय बैंकिंग की आवश्यकता अनुभव की गई। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के मूल्य में स्थिरता। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता, इसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो टीवी में भी कुछ बिजनेस चैनल्स हैं, जैसे जी बिजनेस है ना, और दूसरे चैनल हैं जो सतत इन सब बातों के ऊपर जो व्यवसाय से संबंधित है उनके बारे में जानकारी देते हैं। समाचार पत्र भी क्या अपने फ्रंट पेज पे कि आज रुपए कितने डॉलर का है ना, $1 के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। तो ये स्थिरता बनाए रखना भारतीय मुद्रा का, ये भी उसका एक कारण था। कृषि साख का उचित प्रबंध एवं विकास। देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योगों के साथ साथ कृषि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कृषि के क्षेत्र में जो लोग संलग्न हैं उनकी सुलभ तरीके से ऋण मिल सके, उनकी आवश्यकताओं के लिए उन्हें साख मिल सके, इसके लिए भी इस बैंक की आवश्यकता अनुभव की गई। और इसे हम सरकार का बैंक बोलते हैं। सरकार को भी अपने विकास कार्यों को जारी रखने के लिए
नई परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो भाई देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये कुछ ऊपर जो खास कारण थे जिनकी ध्यान में रखते हुए या तत्कालीन परिस्थितियों में ये सब सारी चीजें सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी, तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। क्लियर? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्वरूप जो वर्तमान में आप देख रहे हैं वो अपनी स्थापना के समय कैसा था। कब इसकी स्थापना हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। उस वक्त जो भारतीय रिजर्व बैंक था वो क्या था? अंशधारियों का बैंक था, शेयर होल्डर्स बैंक थे। शेयर होल्डर्स बैंक, सरकार का बैंक नहीं था। क्या था वो? अंशधारियों का बैंक। और उस वक्त जो बैंक की अधिकृत पूंजी थी वो कितनी थी? 5 करोड़ रुपए, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। क्या कह रहा हूं मैं आपको? बैंक की स्थापना के समय ये शेयर होल्डर्स का बैंक था। इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। उसमें से केंद्र सरकार के पास 2.20 लाख यानी 2 करोड़ 20 लाख रुपए के जो शेयर थे वो किसके पास थे? केंद्र सरकार के पास। यानी जो मेजोरिटी थी वो किसके पास थी? निजी अंशधारियों के पास थी। तो स्वाभाविक रूप से कि जो स्टेक होल्डर थे वो निजी अंशधारी ज्यादा थे, प्राइवेट शेयर होल्डर ज्यादा थे। तो जो संचालक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उसमें ज्यादातर जो सदस्य थे या ज्यादातर जो संचालक थे वो किसके थे? निजी अंशधारियों के थे। सरकार की ओर से गवर्नर तथा 2 उप गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी। यद्यपि संचालक मंडल में निजी अंशधारियों का बहुमत था, इसके बाद भी सरकारी नीति निर्माण का काम सरकार के हाथ में था। तो ये मैं आपको बता रहा हूं स्थापना के समय रिजर्व बैंक की क्या स्थिति थी, क्योंकि हम इसको समग्र रूप से पढ़ रहे हैं। तो हमें पहले पॉइंट से लेकर कि आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, कब इसकी स्थापना हुई और स्थापना के समय इसकी स्थिति क्या थी, आगे देखते हैं हम। अब हम आते हैं रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। अब जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब 2 प्रकार की विचारधाराएं थी। कुछ तत्कालीन जो प्रबंध शास्त्री थे या इस क्षेत्र के विद्वान थे वो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे और उनके अपने तर्क थे। कुछ लोग राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे और उनके अपने तर्क थे। अब हम पहले चर्चा करते हैं कि जो विद्वान या तत्कालीन प्रबंध शास्त्री चाहते थे कि देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते निजी से किसमें आईएएस इसका राष्ट्रीयकरण हो जाए। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब कि सरकार की नीति और बैंक की नीति में संतुलन स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ये समर्थकों की दलील थी। उनका कहना था कि सब निजी अंशधारियों का स्टेक ज्यादा होने के कारण ज्यादातर जो डिसीजन है वो डिसीजन के अंदर निजी अंशधारी लेते हैं। इसकी स्थापना के लिए जिन मापदंडों को, जिन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई वो उन पर खरा नहीं उतर रहा था। तो उन्होंने कहा था इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसी बीच में हम ये देखते हैं कि जो विश्व समुदाय है, ये कुछ डाटा आपकी पीपीटी के ऊपर हैं, 1945 में बैंक ऑफ फ्रांस और बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो उनका केंद्रीय बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1946 के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इससे भी इस पक्ष को मजबूती मिली कि
विश्व के अन्य जो देश जो उस वक्त विकासशील थे, उन्होंने अपने यहाँ केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया है, इसलिए हमारे यहाँ भी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। लेकिन जो इसके सहमत नहीं थे, उनका कहना था यदि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा तो ऐसी दशा में बैंकिंग के ऊपर जो राजनीति है वो हावी होगी और उस हिसाब से बैंक के नीति निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी क्या था, देश में संगठित मुद्रा बाजार का निर्माण करना, उसका विकास करना, बैंकिंग सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, बोले इसके अंदर पॉलिटिकल हस्तक्षेप होगा। लेकिन क्योंकि जन भावना और उस वक्त प्रबल थी कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तो सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक सार्वजनिक अधिकार स्थानांतरण अधिनियम पास किया और 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक क्या हुआ, सरकारी बैंक बन गया। तो ये राष्ट्रीयकरण के या सरकारी बैंक बनने की पहले की स्थिति थी और 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक क्या हुआ, सरकारी बैंक बन गया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो निजी अंशधारी थे उनके अंशों का, मैंने आपको बताया 2.8 है ना, आपने पिछले इसमें देखा है शेयर किसके पास थे, निजी अंशधारियों के पास थे, तो उनको 100 रुपए के अंश थे, 5 लाख। इनमें से उनको प्रत्येक 100 रुपए के बदले में, जब सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया तो 100 रुपए के बदले में 118 रुपए 10 आने क्षतिपूर्ति के दिए गए। आप वो शब्दों पे गौर करें, क्या दिया उसके अंदर, 10 आने। उस वक्त क्या होता, 16 रुपए का 16 आने का रुपया होता था और उसमें फिर 4 पाई होती थी। तो जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें क्या दिया, 100 रुपए के बदले में 118 रुपए और 10 आने क्षतिपूर्ति के दिए गए कि सरकार ने कहा वो आपके शेयर खत्म, अब ये शेयर किसके हो जाएंगे, गवर्नमेंट के हो जाएंगे। इसमें से भी 18 रुपए और 10 आने नगद दिए गए और 100 रुपए का भुगतान उन्हें बॉन्ड के रूप में किया गया। क्लियर, कितनी बातें ये आया समझ में, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हम आगे देखते हैं क्रमशः जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है मामला, रिजर्व बैंक की पूंजी एवं प्रबंध। क्योंकि अब ये क्या है, सरकारी बैंक बन चुका है, तो इसका कैपिटल एंड मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल। आज भी रिजर्व बैंक की जो अधिकृत पूंजी है वो कितनी है, 5 करोड़ रुपए है, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों के अंदर विभाजित है। अब ये सारे अंश किसके पास हैं, सरकार के पास है। जब इसकी स्थापना समय का शेयर होल्डर्स का बैंक था, राष्ट्रीयकरण हुआ तो सारी जो अंश पूंजी है वो किसकी है, सरकार की है। और अब इसके पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, करीब करीब 6,500 करोड़ का रिजर्व है। पर ये डाटा जो है मेरे पास वो पुराना है, नया हम देखते हैं, नेट सर्च कर सकते हैं इसके लिए कि अब कितने का रिजर्व गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल के अंदर उनकी पूंजी प्लस रिजर्व फंड दोनों उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम समझते हैं इसका मैनेजमेंट, कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते सारे बैंकों के कार्य कर रहा है, सरकारी के कार्य कर रहा है, तो इसका जो प्रबंध है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो प्रबंध है भारतीय रिजर्व बैंक का 2 स्तरों के ऊपर है। एक है इसके अंदर केंद्रीय संचालक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा है स्थानीय मंडल, लोकल बोर्ड। इन दोनों में आपको अंतर समझना है, मैं प्रयास करता हूं
क्या है, दो बोर्ड हैं, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केंद्रीय संचालक मंडल, और दूसरा क्या है, स्थानीय मंडल। आप देख रहे हैं कि एक जो केंद्रीय संचालक मंडल है, इसमें टोटल कितने 20 सदस्य होते हैं। इन 20 सदस्यों के अंदर ये डिटेल है, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें जो गवर्नर है वो इसका प्रमुख अधिकारी होता है। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन्हें इनके कार्य के बदले में मानदेय दिया जाता है। 4 जो संचालक हैं, अभी मैंने आपसे बात की कि लोकल बोर्ड में से आते हैं। स्थानीय मंडलों में से 4 संचालक लिए जाते हैं। अन्य 10 संचालक तथा एक अधिकारी भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप देखें टोटल 20 हो गए, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, कितने हुए 5, 4 स्थानीय मंडल के संचालक 9, एक अधिकारी 10 और 10 संचालक। तो टोटल 20 सदस्यों का जो बोर्ड है वो क्या है, केंद्रीय संचालक मंडल के अंदर है, जो पूरे भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था को गवर्न करता है। ठीक, अब यहां आपको देखना है, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हैं ये होल टाइम गवर्नमेंट हैं, सर्वेंट, लेकिन जो संचालक हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के, भारत सरकार के द्वारा की गई है, इन्हें सभा में आने जाने का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाता है। जो एक अधिकारी है वो सामान्यतः सरकार का वित्त अधिकारी जो होता है, वो इसका वित्त सचिव, वो सरकारी अधिकारी के रूप में सामान्यतः मनोनीत किया जाता है। तो उसका कार्यकाल सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जो संचालक हैं 10 संचालक, इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। ये जो संचालक मंडल के अंदर 4 स्थानीय मंडलों से और 10 गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालक नियुक्त किए गए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो पूरी इकोनॉमी को, जितने भी संबंधित पक्ष हैं उनको रेगुलेट करता है। संबंधित पक्ष कैसे हो सकते हैं, जैसे कृषि है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, व्यापार के प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी संगठन हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग फील्ड के व्यक्ति हैं, उनमें से जो विशेषज्ञ रहते हैं उन्हें सरकार 10 संचालकों के अंतर्गत नियुक्त करती है। इनका कार्यकाल कितने का है, 4 वर्ष का रहता है। और जो लोकल बोर्ड हैं, स्थानीय मंडल के अंदर जो है, वो भी 4 संचालक हैं। इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है, लोकल बोर्ड में की गई है। मैं आगे जाके आपको लोकल बोर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो संचालक लोकल बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आए हैं, इनके टेन्योर, इनकी अवधि कितनी रहेगी, जितनी अवधि ये अपने लोकल बोर्ड में काम करने वाले थे। अगर मान लीजिए वहां 2 साल काम कर रहे हैं, 2 साल का इनका कार्य बचा है, कार्यकाल बचा है, तो यहां कहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने अवधि तक काम करेंगे, वो 2 वर्ष तक काम करेंगे। क्लियर। जो ये 10 संचालक हैं अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, पर ये नियुक्ति कौन करती है, भारत सरकार। क्लियर। तो मैं समझता हूं ये मैनेजमेंट आपको इसका समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बात बताई कि जो गवर्नर है वो क्या है, बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब हम स्थानीय मंडल की बात कर रहे थे, है ना। तो स्थानीय मंडल कहां कहां है, 4 मैंने आपको स्थानीय मंडल बताया। 4 स्थानीय मंडल क्रमशः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के अंदर हैं। ये 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय मंडल हैं। इनमें टोटल 5-5 सदस्य रहते हैं। और ये जो 5 सदस्य हैं, सेंट्रल बोर्ड के जो 2 नो डायरेक्ट
तरह संचालक उनकी तरह अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ होते हैं और इन सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अध्यक्ष अलग से नहीं होता है। 4 स्थानीय मंडल जो क्रमशः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में हैं और इन स्थानीय मंडलों के अंदर टोटल कितने कितने रहते हैं? 5-5 सदस्य होते हैं और उनमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। अब मैं आपको कार्यकाल के बारे में जो मैंने आपको ऊपर बताया था, मैंने आपको बताया कि ये इनमें से हर मंडल का एक एक सदस्य कहां जाता है? केंद्रीय संचालक मंडल में। उसकी नियुक्ति कहां हुई है? स्थानीय लोकल बोर्ड के अंदर हुई है। लोकल बोर्ड से कहां गया? वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। वहां उसका कार्यकाल कितना रहेगा? जितना यहां पर है। मान लीजिए कि 4 साल के लिए उसकी नियुक्ति हुई और 3 साल के बाद वो सेंट्रल बोर्ड के अंदर गया। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। तो उसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 1 वर्ष का, जितना उसका बचा था। ये बात मैंने आपको वहां समझाने का प्रयास किया, जो यहां आने के बाद आपको ज्यादा स्पष्ट हुआ होगा। हमने प्रबंध की बात कर ली है। हम प्रबंध के बाद आते हैं ऑफिस, कि इसका कार्यालय कहां है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो कहां है? मुंबई के अंदर है प्रधान कार्यालय, और 4 इसके सहायक कार्यालय हैं। सहायक कार्यालय जो स्थानीय मंडल हैं, उन्हीं नगरों के अंदर 4 इसके सहायक कार्यालय हैं। कहां कहां पर? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। इन 4 नगरों में 4 सहायक कार्यालय हैं और टोटल जो अभी भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं वो कितनी है? 16 शाखाएं हैं जो देश के विभिन्न नगरों के अंदर कार्यरत हैं। अगर हम अपने प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं विदेश के अंदर भी हैं। क्लियर? और देश में जिन नगरों के अंदर, जिन स्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहां भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SBI कहते हैं, वह भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कार्य करता है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं समझ आपने नोट कर दिया होगा। हम अगली बात करते हैं रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रशासन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके ये बैंक काम कर रहा है, तो इसका संगठन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। देखें आप कि बैंक जो अपने कार्य कर रहा है, इसके संचालन, समन्वय और विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के टोटल 25 विभाग हैं। ये सब मिलकर के 25 विभाग मिलकर के ये पूरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए जो उद्देश्य या कारण थे, उनके ऊपर खरा उतरता है ये बैंक। इनमें देखें आप, पहला है करेंसी प्रबंध विभाग या निर्गमन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इशू। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इशू। जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बैंक का यह जो डिपार्टमेंट या विभाग है, ये नोट निर्गमन का काम करता है। आप देख रहे हैं कि इसके भी 2 उप विभाग हैं, सब डिपार्टमेंट। एक
है कोषागार विभाग और दूसरा है ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का नोटों निर्गमन करना, और जो सामान्य विभाग है उसका काम क्या है, इसकी मॉनिटरिंग करना, जो बुरी मुद्रा है उसको बदलना। कई बार आपने अखबारों के अंदर पढ़ा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि इस वर्ष के पहले के नोट जो 500 रुपए के हैं वो प्रचलन में नहीं रहेंगे, आप इस डेट तक उन्हें जमा करवा दें, वापस बदल लें। तो इस प्रकार के जो डायरेक्शन वो कौन देता है, इनका जनरल डिपार्टमेंट। उसका पूरा काम है मुद्रा की के जो नोट चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना। क्लियर। दूसरा है बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट। इसका काम क्या है, यह विभाग जो है भारतीय रिजर्व बैंक का, ये जितने भी बैंक हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनका सुपरविजन करता है। वो देखता है कि जो बैंक काम कर रहे हैं वो सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्देश दिए गए उन निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा है जो महत्वपूर्ण विभाग वो है बैंकिंग संचालन एवं विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं ये जो डिपार्टमेंट है ये वापस 3 सब डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विभाग के अंदर जो इनके अलग अलग उप विभाग हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक ड्यूटीज है जो उन्हें करना है। पहला क्या दिया है, संचालन विभाग, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। इस विभाग का काम यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो काम कर रहा है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो उसके उद्देश्य हैं, उनका संचालन व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, उसको देखने का काम ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट करता है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दूसरे बैंकों के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उनकी निगरानी करना। और निस्तारण डिपार्टमेंट, लिक्विडेशन डिपार्टमेंट, किन्हीं कारणों से यदि कोई बैंक नहीं चल पा रहा है तो उसका समापन करना कि ये बैंक अब आगे काम नहीं करेगा, तो उसकी संपत्तियों को बेचना, और संपत्तियों को बेचने से आई राशि को जो उसके लेनदार थे, जो उसके क्रेडिटर्स थे, उनको वितरित करना। ये किसका काम है, लिक्विडेशन डिपार्टमेंट का काम है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम इतना व्यवस्थित संतुलित है कि ऐसी अभी बहुत वर्षों के अंदर ये नौबत नहीं आई है किसी बैंक को बंद करने की स्थिति आई हो। लेकिन डिपार्टमेंट तो बना करके रखना पड़ेगा कि अगर कोई सिचुएशन निर्मित हो जाती है तो वो काम कौन करेगा, उसके क्या मापदंड रहेंगे, किन पैमानों को पूरा करना है, तो कौन देखेगा, उनका लिक्विडेशन डिपार्टमेंट। औद्योगिक, अगला विभाग है औद्योगिक एवं निर्यात वित्त विभाग, इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट डिपार्टमेंट। ये भी भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो क्या करता है कि देश के अंदर, अगर हम, आपने थोड़ा अर्थशास्त्र पढ़ा है तो 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। तो उसके अंदर औद्योगिक विकास के लिए वित्त प्रदान करना, क्रेडिट देना, ये इनका ये वाला डिपार्टमेंट देखता है, औद्योगिक एवं निर्यात वित्त विभाग। नेक्स्ट है बाह्य निवेश एवं परिचालन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। आप देखते हैं कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी जो निजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद हमारे देश में बाह्य निवेश, विदेशी पूंजी काफी मात्रा में उसके अंदर वृद्धि हुई है।
कई बार आप अखबारों के अंदर पढ़ते भी होंगे कि जो विदेशी मुद्रा भंडार वो बढ़कर के इतना हो गया है। तो ये जो सारी जिम्मेदारी है वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? इनका बाह्य निवेश, और उनके लिए योजना बनाता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अन्य क्षेत्रों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर भी टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो रहा है। उसके लिए क्या सिस्टम बनाना है, कैसे काम करेंगे, आप तमाम देख रहे हैं। ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है, एटीएम है, इन सबसे जो रिलेटेड मुद्दे हैं वो कौन देखता है? भारतीय रिजर्व बैंक का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट है प्रशासन एवं कार्मिक प्रबंध विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम देखना, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनके प्रमोशन, उनका रिटायरमेंट, उनकी परक्यूजिट्स, सुविधाएं, इन सारी बातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अपने इस विभाग के माध्यम से नीतियां बनाता है और उनको कार्य में लेकर के आता है। नेक्स्ट, आंतरिक ऋण प्रबंध प्रकोष्ठ, इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट सेल। बाह्य ऋणों के साथ साथ सरकार को आंतरिक ऋणों की भी आवश्यकता होती है, जो वो देश के अंदर रहने वाले निवासियों या निवेशकों से प्राप्त करती है। तो उनका सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये वाला डिपार्टमेंट या प्रकोष्ठ देखता है, जिसे क्या नाम दिया है? इंटरनल डेप्ट एंड मैनेजमेंट सेल। डिपार्टमेंट ऑफ राजभाषा, राजभाषा विभाग। भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने कार्यों के अंदर राजभाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की है, और उसका काम है राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग और इसका विस्तार। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति विभाग। अक्सर आप पढ़ते हैं कि मौद्रिक नीति आने वाली है। मुद्रा बाजार को व्यवस्थित करने के लिए, उसके प्रॉपर विकास के लिए समय समय पर सरकार मौद्रिक नीति बनाती है, जो रिजर्व बैंक के माध्यम से एप्लीकेबल होती है, और उसका ये वाला डिपार्टमेंट उस पर ये काम करता है। मानव संसाधन विकास विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसका काम जो उत्पत्ति के आपके साधन हैं उनमें से किस प्रकार से इनका सेवाएं ली जाएं, इनको कार्य दिया जाए, ये इस विभाग के माध्यम से देखते हैं। व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग। सबकी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपना बजट बनाता है। व्ययों की देखरेख, उसके जो द्वारा व्यय किए जाते हैं, उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जिसका नाम है व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग। नेक्स्ट है ग्रामीण नियोजन तथा साख विभाग। मैंने आपको बताया है कि रिजर्व बैंक के जो संचालक मंडल, उसमें क्या हर क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग रहते हैं, और हर फील्ड को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उस दृष्टि से ग्रामीण नियोजन या ग्रामीण लोगों को भी वित्त या ऋण और साख सुविधाओं की आवश्यकता होती है,
तो उनकी क्या अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना। हर वर्ग की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है वो ग्रामीण नियोजन तथा साख से जुड़े हुए व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पता लगा करके नियोजन और साख उपलब्ध कराने का काम करता है। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग काम है। वित्तीय कंपनियों का विभाग, देश में बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में नीति बनाना, ये भारतीय रिजर्व बैंक अपने इस विभाग के माध्यम से करता है। लॉ डिपार्टमेंट, हम देखते हैं कि हमारे देश में हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कोई पक्ष है और वो सहमत नहीं है तो कहां जा सकता है? न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो ये जो विधि विभाग है वो कोर्ट संबंधी केसेस देखता है। यस, ये भी एक नया विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण विभाग। इसका काम क्या है कि जो विदेशी विनिमय है, जिसमें भारत की मुद्रा के बदले में आप किसी दूसरे देश की मुद्रा है, तो उसको एक्सचेंज रेट को तय करना। सांख्यिकी विश्लेषण तथा कंप्यूटर सेवाएं विभाग। चलिए, मैं आपको एक एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं ये इनको आप नोट कर लें, और जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें फिर आप मुझसे पूछें, ये है ना। वैसे इनके नाम से अपने आप में इनका वर्क भी क्लियर दिख रहा है। परिसर विभाग, इसका मुख्यालय है, देश में विदेश में इसकी शाखाएं हैं, जहां इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी बिल्डिंग है, उनका मेंटेनेंस करना, उनके बारे में ध्यान रखना, ये परिसर विभाग देखता है। आर्थिक विश्लेषण तथा नीति विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग क्षेत्र के विद्वान लोग हैं, तो ये सरकार को कि आर्थिक स्थितियां क्या हैं और उसके संबंध में क्या नीति अपनी तरफ से सजेस्ट करता है। ये शहरी बैंक विभाग, किन शहरों के अंदर शाखाएं खोलना है, उनका विस्तार किस प्रकार से किया जाना है, ये शहरी बैंक विभाग देखता है। निरीक्षण विभाग, निजी बैंकों का सार्वजनिक बैंकों का निरीक्षण करना, ये सारा काम इस विभाग के द्वारा किया जाता है। चलिए, आप नोट करते जाएं। ये टोटल 25 डिपार्टमेंट हैं। अब आप देख सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक स्पेसिफिक काम है, और जब ये सब मिलकर के काम करते हैं तब रिजर्व बैंक अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा कर पाता है। देश में साख का प्रचलन करना, आर्थिक नीतियां बनाना, ये सारा काम वो व्यवस्थित तरीके से इन विभागों के माध्यम से कर पाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं, ये अभी अपना लगभग समय समाप्त हो रहा है। राठी जी जिनका लेक्चर इसके बाद है वो आ चुके हैं। अब मैं आपको किसी और लेक्चर के अंदर बताऊंगा। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर, कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसके ऊपर मैंने कुछ ये किसी दूसरे दिन देखेंगे हम, कार्य आज हो नहीं पाएंगे। यस, अब आप में से कौन बताए, नोट डाउन भी कर लें, आपकी एग्जाम के अंदर आते हैं ये प्रश्न भी। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना के समय अधिकृत पूंजी कितनी थी? पीजी कॉलेज। एक मिनट, आप एक मिनट पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। हेलो सर। मुझे अपनी, हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज नेपाल नगर। अभी नहीं, आप पहले मेरी पूरी बात सुने, इसके बाद, हाँ, इसके बाद फिर हम, यस, मैं आपको बता रहा था।
हाँ बोले जी। अरे सर पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। हाँ चलिए, ये इस प्रश्न का आंसर हम पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से लेंगे। कोई दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी जवाब ना दें। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं पहले आप। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से धनंजय सोनी बोल रहा था। जी नाम थोड़ा स्लो बोले। सर धनंजय सोनी। धर्मेंद्र धनंजय सोनी सर। ओके सर। धनंजय जी, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि आपके जो एग्जाम में पैटर्न है उसमें क्या खंड और सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना? हेलो ये जो है इसका एक है, ये टोटल 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। पहला है मल्टीपल चॉइस, एक प्रश्न है जिसके 4 विकल्प हैं। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है। तीसरा क्या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैच द कॉलम, 2 कॉलम दिए आपको, 2 जोड़ियां दी हैं जिनको आपको मिलाना। अभी जो प्रश्न है क्या है? करेक्ट ऑप्शन वाला है। यस बताएं क्या इसका सही आंसर है धनंजय? सर बी 5 करोड़ आएगा। बी 5 करोड़ रुपए। यस यस सही है आपका आंसर। देखें ये, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार बताया था। 5 करोड़। जी कहां से बोल रहे हैं? धनंजय आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं धनंजय, बैठ जाएं आप। आपकी चांस पूरी हुई, बैठे आप जी। अब तो मैंने दूसरा प्रश्न दिया नहीं है। अब ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 अप्रैल 1927, बी है 1 अप्रैल 1931, सी है 1 अप्रैल 1935 और डी है 1 अप्रैल 1948। कौन देगा? जी हेलो छिंदवाड़ा से। नहीं, छिंदवाड़ा से अब नहीं, अब चांस नहीं मिलेगा। छिंदवाड़ा के स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट है, प्लीज आप बैठे। दूसरे कॉलेज के वो का अवसर है। हाँ सीमा, किस कॉलेज से बोल रही हैं आप? सीमा किस कॉलेज से बोल रही हैं आप? नगर से। बुरहानपुर कॉलेज से बोल रहे हैं। यस बताएं आप। जी सीमा हाँ सीमा बताएं आप। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 सी। देखें आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1935 सीमा का आंसर, जो नेपा नगर बुरहानपुर से बोल रहे हैं, आपका सही आंसर है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये 4 विकल्प हैं, कौन बताएगा? नहीं, बुरहानपुर को छोड़ करके। अब सर छिंदवाड़ा नहीं, छिंदवाड़ा भी नहीं सर। और कौन सा? होशंगाबाद से बताएं कोई। सीहोर से कोई बताएगा? माइक है क्या आपके पास? जी हाँ, गर्ल्स कॉलेज 1949। ओके, देखते हैं आपका आंसर। हेलो सर 1 जनवरी 1949। यस, बेरेसे कॉलेज को ये वाला। हाँ बताएं, बेरेसे कॉलेज वाले बताएं आप। बेरेसे कॉलेज से कौन बोल रहा है? बेरेसे कॉलेज से हाँ, अपना नाम बताएं। नहीं, बेरेसिया कॉलेज से प्रजापति। हाँ सर मिथुन प्रजापति। हाँ बताएं प्रजापति जी, क्या सही है आंसर इसका? 1 जनवरी 1949 सर। नहीं, अगला बताएं ना आप, अगला बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? सर गवर्नर। गवर्नर बिल्कुल सही आंसर। डी गवर्नर बिल्कुल सही। ये 2 प्रश्न हो रहे हैं बस, इसके बाद लास्ट खत्म है। ये 5वां प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है? बेरसिया भोपाल से बताएं। जी कितना? 20। यस सही है। और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। स्थानीय मंडल के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोगों ने अच्छे समझा। लगभग एक साथ 3-3, 4-4 कॉलेज के लोग जवाब दे रहे थे और चारों सही थे। अच्छी बात है, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक समझा। आपको एक बार वापस धन्यवाद देने के पहले कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू सर। ओके, ये रेफरेंसेस हैं, आप अच्छी किताबों से पढ़ें। हम जो टीचर लोग आते हैं बार बार आपको इसी बात को बोलते हैं। और एक बार ये आपको धन्यवाद सर। 4 वर्ष सर। जी ये अगर कोई बात, चूंकि हम कार्य नहीं कर पाए समय की कमी के कारण, ये मेरे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक ये ईमेल है। एक बार वापस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।